जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी मस्त होंगे और बढ़िया से अपने पढ़ाई में आप लोग लगे होंगे। तो चलिए हम आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं जो हम लोग का तरंग प्रकाशिकी होता है उसके 2009 से लेकर के और 2024 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ इसमें कुछ अतिरिक्त संभावित प्रश्न भी और एकदम बढ़िया से आपको बताएंगे हल करते हुए सभी ऑप्शन पर एकदम अच्छे से डिस्कस करते हुए कि कौन सही हो रहा है और कौन सही नहीं हो रहा है, क्यों सही नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं एकदम एक एक ऑप्शन पर विचार करते हुए, तो आप निश्चित रूप से तरंग प्रकाशिकी का सभी क्वेश्चन एग्जाम में कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी कह रहा है कि जो कणिका सिद्धांत दिया गया है वो कौन दिए हैं, उसके प्रतिपादन कौन किए हैं। तो बता दें आपको, कणिका सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं न्यूटन साहब, है ना। लेकिन आपको पता है न्यूटन से पहले भी कणिका के बारे में एक व्यक्ति बताए थे और उस व्यक्ति का नाम है दकार्ते थे, है ना। दकार्ते वे न कणिका सिद्धांत को सबसे शुरू में बताए थे। न्यूटन ने उनके सिद्धांत को और विस्तार कर दिए थे। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार, देखिए न्यूटन जो बनाए थे कणिका सिद्धांत तो वो क्या बताए थे, है ना। दकार्ते के कणिका सिद्धांत को न्यूटन एकदम विस्तार कर दिए थे, उस पर एकदम सिद्धांत लिख दिए थे। तो अपने सिद्धांत में बहुत सारा चीज़ शामिल किए थे। तो उनमें से एक सिद्धांत इसमें से है, बताइए कौन सा है। लिखा हुआ है, प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग होता है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। हाँ, जो वायु की अपेक्षा ना जल में अधिक होता है। यानी कि जो प्रकाश का वेग होता है ना वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। हाँ बिल्कुल, प्रकाश का जो चाल है ना हवा की अपेक्षा जल में तेज होता है, ऐसा न्यूटन साहब अपने कणिका सिद्धांत में लिखे थे। तो न्यूटन के अनुसार ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा में लिखे हैं कि वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, नहीं, ये बात तो बाद में पता चला। न्यूटन तो ये बताए थे ना, ये कह रहे कि वायु और जल दोनों में समान, बिल्कुल ऐसा नहीं। और यहाँ था कि जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। ये बात तो सही है ना, ये भी सही है, सॉरी ये सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल गलत है। परंतु ये सब बात न्यूटन नहीं बताए थे, यहाँ कहा है कि न्यूटन के अनुसार बताइए, तो यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, भले ये स्टेटमेंट ना आज के समय में गलत है। जो प्रकाश का चाल है ना वास्तव में किस में तेज होता है, प्रकाश का चाल वास्तव में हवा में तेज होता है और जल में स्लो होता है। परंतु न्यूटन अपने सिद्धांत में उल्टा कल्पना कर लिए थे। वो ध्वनि के चाल का खोज किए थे और ध्वनि को देखे थे ना कि ध्वनि सघन माध्यम में तेज चलता है ना, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो गलती कल्पना कर लिए थे। खैर न्यूटन के अनुसार तो यही सही था। चलिए ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम ध्यान से देखते हैं, हम आपको एकदम स्पष्ट बताएंगे हर बात को। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, बताओ। प्रकाश में जो रंग होता है, रंग का कारण क्या है। तो रंग का कारण आप लोग लैम्डा को समझते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, तो लगभग में कितना, लाल रंग का कितना लिखिएगा, लगभग में कितना होता है बताइए। लगभग में ये होता है 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। बैगनी के लिए बोले अगर तो आप कहिएगा लगभग में कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या तरंगदैर्ध्य है रंग का पहचान करने वाला। क्या रंग को हम तरंगदैर्ध्य से बता सकते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, रंग को दर्शाने वाला एक और कारक है और उसका नाम है आवृत्ति। जरा गौर करिए, एक होता है सूत्र न्यू बराबर सी बटे में लैम्डा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर सी न प्रकाश का चाल है, अचर है, और हम सी को हटा दें तो न्यू व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे में लैम्डा हो जाएगा। यानी कि सी एक अचर है तो ये दोनों आपस में
व्युत्क्रम है, यानी कि जहाँ पर लेमडा ज़्यादा होता है वहाँ पर न्यू कम होता है, और जहाँ लेमडा कम होता है वहाँ न्यू ज़्यादा होता है। याद रखिए, रंग को दर्शाने के लिए सिर्फ लेमडा नहीं, न्यू भी रंग दर्शाता है। न्यू का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति भी रंग दर्शाता है। यानी रंग दर्शाने वाला दो कारक हो गया, लेमडा भी हो गया और न्यू भी हो गया, यानी कि तरंग दैर्ध्य भी हो गया और आवृत्ति भी हो गया। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आवृत्ति तो फर्स्ट में लिखा है, रंग दर्शाने वाला कारण यही आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आवृत्ति दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। बताइए, तरंग गति सिद्धांत जो होता है तो कलर का निर्णय कौन करता है? वर्ण मतलब होता है क्या चीज़? वर्ण मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। हाँ, प्रकाश के वर्ण यानी प्रकाश का रंग का निर्णायक, निर्णय करने वाला कौन है? आयाम बिल्कुल नहीं, आयाम से ऊपर नीचे जो होता है उससे तीव्रता का पता चलता है, चाल से भी नहीं, आवृत्ति से, बिल्कुल बिल्कुल आवृत्ति से। तरंगदैर्ध्य भी दे दिया क्या? देखिए तो गड़बड़ कर दिया, तरंगदैर्ध्य भी दे दिया, दोनों दे दिया। बताइए किसको टिक किया जाए, बताइए जल्दी से। तो हम आपको बताएं कि हाइगेंस के तरंग गति अगर देखें ना, तो तरंग गति सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो आवृत्ति को टिक करना चाहिए, क्योंकि तरंग गति के सिद्धांत में ना हाइगेंस आवृत्ति को ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो आवृत्ति, ऐसे तो दोनों होता है, लेकिन अगर तरंग गति सिद्धांत दे दे तो आवृत्ति चुनना है हम लोग को, ठीक है। चलिए भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती हैं। देखिए वो हाइगेंस के अनुसार ना जो प्रकाश की तरंगें होती है ना, वो क्या होती है? तो प्रकाश तो एक अनुप्रस्थ तरंग है, और हाइगेंस इसको यांत्रिक अनुप्रस्थ माने थे। हाइगेंस समझते थे कि प्रकाश एक यांत्रिक अनुप्रस्थ है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वेव है, यानी कि इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो वो निर्वात में ईथर नामक माध्यम मान लिए थे, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। बाद में ना जो मैक्सवेल आए थे वो बता गए थे कि प्रकाश जो है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। तो खैर अलग बात है, हम लोग को हाइगेंस के अनुसार टिक करना है, तो यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार कौन सही होगा? तो ए सही होगा। चलिए ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। चलिए देखिए मेरे बाबू कैसे होता है ये। किसी बिंदुवत स्रोत, मान लीजिए ये बिंदुवत प्रकाश का स्रोत है, यानी प्रकाश का स्रोत है, बिंदु की तरह है। जैसे मान लीजिए गोल बल्ब हो सकता है इस तरह का, चाहे बिंदु के रूप में सूर्य को भी मान सकते हैं। सूर्य का आकार भी एक गोला का शेप में है ना, तो अगर बहुत छोटा किया जाए तो वो सूर्य एक बिंदु की तरह सोच सकते हैं ना। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर, हाँ निश्चित दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए तरंगाग्र कैसा होता है। देखिए यहाँ से तरंग जब चलता है ना तो सभी दिशाओं में चलता है समान तरीके से ना, समान वेग से। तो यहाँ पर पहुँचेगा तरंग ना ऐसे गोला में होगा। तरंग कैसा होगा? गोला। देखिए हम तो गोला बनाए हैं, लेकिन ये लगता है कि आलू बन गया है। चलिए गोला ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए आप अच्छे से बनेगा। ये तरंग यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से निकलता है तो इधर जितना तेज भागता है उतना तेज इधर भी जाता है, उतना तेज इधर भी, उतना तेज नीचे भी, उतना तेज सामने भी और पीछे भी। तो ये एक तरह से 3D में बढ़ता है, ऐसे भी बढ़ सकता है ये गोला की तरह। अब कुछ देर में ना ये बड़ा गोला हो जाता है, गोला ऐसा इमेजिन करिए। यानी बिंदुवत स्रोत के लिए ना निश्चित दूरी पर, परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलीय होता है ना, गोलाकार होता है ये नंबर। अगर यही क्वेश्चन कहता ना किसी बिंदुवत स्रोत से अनंत दूरी पर, तो याद रखिए जब बहुत दूरी पर ये तरंग जाता है ना, बहुत दूरी पर, देखिए हम यहाँ पर अगर लिख दे थोड़ा सा समझने के लिए, बहुत दूरी पर, तो उधर जा कर के ना ये सीधा जैसा फील होने लगता है। जैसे देखिए हम यहाँ इतना बना दिए ना, इसमें जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा गोला बनाएगा, उतना बड़ा गोला। पास में रहेंगे छोटा गोला, जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा गोला बनाएगा। लास्ट वाला गोला बहुत बड़ा होगा, लास्ट वाला गोला, इसीलिए समतल जैसा दिखेगा। अनंत दूरी पर कहे तो समतल टिक मारेंगे, ठीक है। खैर अनंत नहीं कहा है, ये कहा है परिमित दूरी पर, तो गोलाकार टिक किए हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा, तो बाबू देखिए मान लीजिए तालाब में पत्थर फेंकें या कोई प्रकाशी है तो तरंग बनाता है,
प्रकाश बनाए चाहे जल बनाए, तो ये आगे बढ़ता है। तो हाइगेंस कहते हैं कि जब ये तरंग आगे बढ़ता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये जो तरंग बनता है, तरंग का प्रत्येक बिंदु एक नई तरंगों का स्रोत बन जाता है और ये भी तरंग बनाता है, और इसी तरंग को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ये क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ऐसे तो द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत कौन दिए थे आप? तो हाइगेंस दिए थे, है ना। ये आप लोग को अच्छे से बताए हैं, है ना, कैसे होता है, ये बनता है। कुछ देर बाद नहीं, जब गोला बड़े होते हैं तो इन गोलों का स्पर्श रेखा खींचने पर एक नई तरंग की स्थिति प्राप्त होती है ना। आप लोग एकदम बढ़िया से आप लोग को बताए थे हम किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण, किसका फिर से वितरण होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण कहला जाता है ना। किसका पुनर्वितरण होता है? तो अब देखिए यहाँ पर ना प्रकाश जब चलता है ना, तो व्यतिकरण में आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश दो बिंदुओं स्रोत से चलता है तो प्रकाश के तीव्रताओं का फिर से मिक्सचर तैयार होता है फिर से। तो कहीं पर ब्राइट बनता है, कहीं पर डार्क बनता है, इससे फ्रिंजेज बनती है ना। ब्राइट डार्क आपको एकदम अच्छे से बताया है। ब्राइट है ना, डार्क, फिर ब्राइट। तो यहाँ पर तीव्रताओं का पुनर्वितरण होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना तीव्रता से मतलब यहाँ पर है, तीव्रता का यहाँ पर वितरण होता है। तो एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौर की 9 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना क्यों होता है? तो व्यतिकरण की घटना होने का वजह ना कलांतर होता है। यानी कि जब यहाँ से तरंगे चलती है ना दो स्लिट से, स्लिट S1 होता है, S2 होता है, तो जो कला में अंतर होता है, यहाँ से यहाँ चला, जो कला में फेज डिफरेंस होता है, इसी वजह से व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण क्यों होता है? तो कलांतर के वजह से होता है, और कलांतर की वजह से व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण में क्या होता है? तो तीव्रता में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो चमक में चेंजिंग आ जाता है। क्यों होता है? तो कलांतर के वजह से होता है। गौर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणाम का आयाम का मान क्या होगा? देखिए, अधिकतम परिणाम का आयाम पूछा है ना। क्या होगा? जिसे प्रकट किया जाता है y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी एंड y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, यही दिया हुआ है। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, तरंग का समीकरण अक्सर साइन के रूप में करके हल करना चाहिए। ये साइन के रूप में है ना, ये साइन के रूप में नहीं है। इसको साइन के रूप में कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। ये एक तो ये है तथा ये दिया है, तो हम इसको बदल देते हैं। तो इसको 3, इसको ना हम साइन करना चाहते हैं। साइन कितना? तो साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। माइनस क्यों नहीं? अगर माइनस करेंगे ना तो इसमें ओमेगा टी तो प्लस में ना दिया है, इसमें माइनस में हो जाएगा। इसको प्लस में करेंगे तभी ना तुलना करेंगे दोनों का। हम प्लस में करने के लिए माइनस का कॉमन लेंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा, तो फिर आगे में तुलना नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करना है कि ये ओमेगा टी प्लस में है तो इसका भी ओमेगा टी प्लस में हो जाए। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस ओमेगा टी है ना। तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी। कैसे? तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए ये कितना हो गया? y2 बराबर हो गया 3 साइन, हम इसको इसके जैसा करना चाहते हैं, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री को π/2 भी कहा जाता है कि नहीं। अब देखिए 1 और 2 को अब तुलना कर सकते हैं अच्छा से। अब इन दोनों का तुलना कर सकते हैं। तो देखिए 1 तथा 2 से अब आयाम निकाल लीजिए। ए का मान कितना दिया है? 4। बी का मान कितना दिया है? ए का मान 4, ये बी का मान दूसरा आयाम 3 दिया है। और दोनों तरंगों की कला देखिए, इसका कला ओमेगा टी, कला माने कोण, इसका कोण इतना है तो इसका इतना है तो इसका इतना है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है तो एक कालांतर कहलाता है। यहाँ फाई का मान जो है ना वो π/2 है। तो कहा है कि अधिकतम आयाम बताइए। तो देखिए आयाम का सूत्र हम लोग के पास होता है ना, क्या सूत्र है? R बराबर रूट में सूत्र होता है a² + b² + 2ab cos φ।
तो बस मान रख दीजिए। बोलिए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर कॉस कितना रखिएगा, कॉस 90 रखिएगा। और कॉस 90 डिग्री रखिएगा तो कॉस 90 का मान 0 होगा, तो इस सबको 0 कर देगा। सिर्फ यही हिस्सा बचेगा। आर बराबर कितना बचेगा, रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ मान रख दीजिए, a का मान 4, b का मान 3। a का मान कितना 4 स्क्वायर, अब b का मान कितना 3 स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये 16 प्लस 9 और 16 9 25 और ये कितना आएगा 5। तो इसका ना 5 इसका रियल आंसर होगा। एकदम गौर से समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से। आप लोग को हम यह स्पष्ट तरीके से बताएं कैसे चेंज करना होता है, क्या होता है ना। प्रत्यावर्ती धारा के भी कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं जहाँ बदलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे 5 आंसर फाइनल आ रहा है। गौर कीजिए, यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ रहा है 5। अगर ये सवाल रहा तो इसका जो कहिए अधिकतम कहिए चाहे जो कहिए वो 5 ही आएगा, क्योंकि इसका कला फिक्स कर दिया है, 90 डिग्री ही लेना है इसमें। तो चलिए इसका 5 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले 2 तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच कालांतर। बताइए रचनात्मक व्यतिकरण में कितना कालांतर होता है। तो जो कालांतर होता है फाई वो होता है इसमें 2m पाई। ऐसे तो समगुणज लिया जाता है, रचनात्मक में क्या लिया जाता है बताइए, समगुणज। कैसे होता है आप लोग को स्पष्ट हम बताए हैं। देखिए तो 2m पाई होता है। कैसे रचनात्मक व्यतिकरण कब कब होता है। रचनात्मक व्यतिकरण होने के लिए 2 तरंगों के साथ चलना चाहिए, दोनों के शीर्ष मिले या दोनों के गर्त मिले, है ना, तभी होता है। 2 तरंगों के साथ साथ शीर्ष मिले या साथ साथ गर्त मिले। और जब साथ साथ में अप डाउन होता है तो उसको बोलते हैं कि साथ चल रहा है। एक 90 पाया तो दूसरा भी 90 पाया, और दोनों का और काला 90 है तो कालांतर कितना आएगा, 90 माइनस 90 0 आ जाएगा। तो कालांतर इसका कितना कितना होता है। रचनात्मक व्यतिकरण में कालांतर ना 0 डिग्री होता है ना, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, यानी सम संख्या में चलता है। तो उसी को सम संख्या के लिए 2m एक सम संख्या को दर्शाता है, सम गुणज। ये पाई सब में है, पाई का सम गुणज। देखिए पाई सब में है ना, आगे में सम संख्या है, इसीलिए पाई का सम संख्या। सम संख्या को 2m बोलते हैं। क्या बता सकते हैं विषम को क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में बताइएगा। सोच के हम आगे से वो जिक्र आने वाला है। तो संपोषी का व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले 2 तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या 2m पाई। इसमें देखिए कौन दिया है ऑप्शन, 0 दिया है क्या, तो बिल्कुल ये हम टिक करेंगे। और इनमें से और शेष कोई नहीं दिया, देख लीजिए वहाँ केवल पाई दिया है, केवल पाई नहीं होता इसमें, है ना, केवल पाई विनाशी व्यतिकरण में होता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा। देखिएगा नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए तरंगों का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है ना, से संबद्ध या संबंध कहिए, है ना, संबंध बल्कि ठीक रहेगा वहाँ पर। तरंगों का कालांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। देखिए डेल्टा एक्स से संबंध है, यानी डेल्टा एक्स से निकालना है। तो डेल्टा एक्स बट्टे में जो फाई होता है या डेल्टा फाई भी कभी कभी होता है, तो बोलिए क्या होगा, जो दिया है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। तो ये दूरी बट्टे कोण है, तो इधर भी दूरी कर दीजिए। तो दूरी लेमडा और बट्टे में कोण 2 पाई होता है। देखिए दूरी है तो दूरी, कोण है तो कोण, बस यही होता है। तो पूछा है कि डेल्टा एक्स से संबंध है, डेल्टा एक्स बराबर निकालना है। तो फाई जो भागा में है इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए, तो डेल्टा एक्स बराबर आपका आना चाहिए कितना बाबू, एक बार सोच करके थोड़ा सा बता दीजिए कितना आएगा। तो लेमडा बट्टे में 2 पाई, लेमडा बट्टे में 2 पाई, और जो ये फाई में है ना ये गुना में चल जाएगा, सॉरी जो भागा में है वो गुना में चल जाएगा, इंटू फाई, इस तरह का। तो देखिए लेमडा बट्टे में 2 पाई इंटू फाई, ये सी नंबर ऑप्शन आपका मिल रहा है, यहाँ पे सी सही है। ठीक है, इस तरह से हो गया। एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, है ना, क्योंकि एकदम स्पष्ट हम बता रहे हैं और एकदम सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं आपको। पहले एकदम अच्छे से समझते चलिए तब लिखिए, हर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए तब बनाइए, ठीक है ना। देखिए
समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। समपोषी व्यतिकरण बोल दिया है, इसके लिए पथांतर पूछा है। तो अभी ना हम लोग देखें सूत्र डेल्टा एक्स का कितना था बताइए, लेमडा बटे में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, या सिर्फ फाई कह सकते हैं, डेल्टा फाई, या सिर्फ क्या कह सकते हैं, फाई यानी कि कोण। तो इसके लिए पथांतर, पथांतर डेल्टा एक्स को बोलते हैं। तो पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर। तो समपोषी का कलांतर अभी तुरंत पहले बताएं, समपोषी का कलांतर याद है? थोड़ा सा सोचिए वीडियो रोक करके, और नहीं तो लीजिए हम लिख ही देते हैं 2m पाई, ये होता है फाई का मान समपोषी के लिए। विनाशी के लिए कहता तो दूसरा होता, यहाँ विषम संख्या होता है 2m + 1, कटाई तो इसको पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, लेमडा और m बच गया ना, m लेमडा देखिए कहाँ दिया है, देखिए m लेमडा कहीं नहीं दिया है। तो याद रखिए हम m बोल रहे हैं ना, इस संख्या को हम n से भी दर्शा सकते हैं, तो n लेमडा भी हो सकता है। वो तो संकेत अपने मानने के ऊपर है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या को मतलब कि जो भी संख्या होता है दर्शाने के लिए उसको हम लोग n मान सकते हैं, m मान सकते हैं, x मान सकते हैं ना। ऐसे x यहाँ पर पथ को माना जा रहा है, पथांतर को। चलिए तो n लेमडा यहाँ पर हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। देखिए आ गया विनाशी व्यतिकरण का, देखिए कितना बढ़िया। तो लीजिए बना देते हैं, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बटे में 2 पाई इंटू फाई। तो बोलिए कितना होगा, लेमडा बटे में 2 पाई। अब पथांतर बताइए, सॉरी पथांतर बताना है तो कलांतर ना चाहिए। तो कलांतर कितना होता है विनाशी के लिए? तो अब सुन लीजिए, कलांतर विनाशी के लिए होता है। समपोषी के लिए क्या होता था, 2 4 6 8, यानी सम संख्या का पाई होता था। सम माने पाई का सम संख्या का गुणज, इसमें विषम गुणज 1 पाई 3 पाई है ना, 5 पाई 7 पाई ऐसे होता है। ऐसे मैंने इसको देखा जाए तो आगे में विषम संख्या रहता है। तो विषम का सिंबल है 2m + 1। अब विषम का ये देखिए पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज। जरा सोचिए आप विषम संख्या कैसे आएगा। यहाँ मान लीजिए m का मान 2 रखते हैं, m का मान कितना रख दिए 2, यहाँ पर मान लीजिए 2 रख दिए तो कितना होगा 2 दूनी के 4 आप +1 5, देखिए आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आप कोई मान रख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए आप 1 रखते हैं 1, तो 2 गुना 1, 2 एकम 2 +1 3, देखिए 3 आ जाएगा। यानी कि विषम संख्या का जो दर्शाने वाला राशि होता है ना, या दर्शाने का जो तरीका होता है वो 2m + 1 होता है, या 2n + 1 भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ n कर लेते हैं। तो देखिए फाई के जगह पर ना वही रखिए, यहाँ पर 2n + 1 का पाई। तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया 2n + 1 लेमडा बाई 2, 2n + 1 लेमडा बाई 2। सी है क्या? हाँ निश्चित रूप से यहाँ पर सी सही हो रहा है। ठीक है, विस्तृत कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे हमारे पास। तो चलिए क्लासरूम में अगर पढ़े होंगे तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए ये क्वेश्चन ना 2018 में पूछा था कंपार्टमेंटल में, उसमें बड़ा कठिन क्वेश्चन आया था। देखिए तो 2018 चाहे कोई भी एग्जाम 2018 का बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट वाला है ना, कठिन ही था उसमें। देखिए वेव फ्रंट जिसको तरंगाग्र बोला जाता है, तरंगाग्र क्या है, समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस, लोकस माने लोकेशन स्थान, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का लोकस माने स्थान है। तो कैसे हो रहा है ना, इस तरह से कंपन, तो ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। देखिए तो ये ना देखिए इस समय सब समान कंपन कर रहा है, इनको जोड़ेंगे ना तो ये ऊंचा का निर्माण हुआ, ये डाउन खाल का निर्माण हुआ, ये ऊंचा। यानी पानी में सोचिए, पानी में पत्थर मार दिए तो इसी चलता है, वेव चलता है, जो ऊंचा बनाता है फिर नीचे बनाता है, फिर ऊंचा बनाता है फिर नीचे फिर ऊंचा, ऐसे। तो कह रहा है कि तरंगाग्र किसको बोलते हैं, तरंगाग्र। तो इसी को बोलते हैं तरंग द्वारा जो आकार बनता है जल में ना या प्रकाश में भी जो आकार बनता है वही तरंगाग्र है। शुरू में बताए थे कि गोलीय तरंगाग्र बिंदु के चलते परिमित दूरी पर गोलीय बनता है और बहुत दूरी पर अनंत दूरी पर समतल बनता है, वही हुआ तरंगाग्र। यहाँ पर तरंगाग्र बन रहा है इससे, तो क्या बोल रहा है,
वेव फ्रंट क्या होता है, तरंग क्या होता है, समान कला में कंपन करने, हाँ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का लोकस है, कंपित होने वाले। देखिए समान कला में कंपित, सब एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। तो जो खींचे हैं ना समान, ये तीनों समान कला में, तीनों साथ में ऊपर हुआ है, ये तीनों साथ में नीचे हुआ है, तीनों साथ में नीचे है, यानी समान कंपन कर रहा है। तो कंपन करने बिंदुओं का लोकस माने एक लोकेशन है, एक स्थान है। तो ये बात बिल्कुल सही दिया गया है। कौन क्वेश्चन सही है ना, तरंगदैर्घ्य दो लगातार कोणों की, तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य दो लगातार कोणों के बीच की दूरी है। बिल्कुल तरंगदैर्घ्य क्या है कि एक ही दिशा में दो कोण बनते हैं, अगर जैसे कि ये उठ रहा है तो ये 90 डिग्री बना रहता है, फिर यहाँ पर फिर उठ रहा है फिर 90 डिग्री है, तो जो समान कोण जो बन रहे हैं उनके बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो लिखा क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, दो लगातार कोणों के बीच की दूरी है। हाँ दो लगातार समान कोण जो बोलते हैं, समान कोणों के बीच की दूरी है, सही बात है। यहाँ पे समान कोण दे सकते हैं ना कि बीच की दूरी है, तो ये भी सही है। तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य वही है, दो समान कोणों के बीच की दूरी है। अब देखिए दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए, देखिए यहाँ पर कोहेरेंट माने क्या होता है, कला संबद्ध, याद रखिएगा कला संबद्ध। जब कला संबद्ध होता है ना तभी व्यतिकरण होता है ना। दो स्रोतों को कोहेरेंट यानी कला संबद्ध होने के लिए उनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए, बिल्कुल समान आवृत्ति का रहेगा ना स्रोत, तभी कला संबद्ध होगा और तभी व्यतिकरण अच्छा हो पाता है। तो कोहेरेंट स्रोत से अच्छा व्यतिकरण होता है ना। और कोहेरेंट होने के लिए आवृत्ति समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए। ये तो सबके सब सही हो रहा है हो, तो ऊपर के सारे कथन सही, हाँ ये तीनों सही है। जानते हैं यहाँ पे उचित क्या है, यहाँ उचित ये है ना कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको आप ये डी नंबर टिक कीजिए फाइनल, ठीक ना, ये यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखिए कैसा आ गया। और ये 2018 का सी, याद करिए उस समय क्वेश्चन थोड़ा कठिन कठिन आए हुए थे, घबराना नहीं है, हम ध्यान से आपको, हम चाहते हैं कि आपको एकदम कंफर्म कर दें। चलिए एकदम ध्यान से सीखिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, लायड मिरर एक्सपेरिमेंट। हाँ एक लायड नाम का व्यक्ति हुआ करता था, वो मिरर द्वारा एक्सपेरिमेंट करके और वो क्या बनाया था, फ्रिंजेज बनाया था। चलिए आपको थोड़ा सा हम हिंट करते हैं कैसे ये होता है। ये लाइड मिरर क्या होता है, फ्रिंज जो बनता है उससे, जैसे गौर करिए यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए पर्दा है, ये पर्दा ना, यहाँ चलिए पर्दा है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रख दिए समतल दर्पण, यहाँ समतल दर्पण रख दिया गया। अब क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से इस सोर्स से सीधे चल कर के यहाँ पहुँच गया, समझ रहे, ऐसे पहुँच गया यहाँ पर पर्दा पर, ठीक है। कुछ प्रकाश ऐसे भी तो जा सकता है दर्पण पे और जाएगा तो टकरा करके बाई चांस यहाँ मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पे मिल सकता है, ये मिलता भी है ऐसे स्थिति अगर उत्पन्न किया जाए तो जरा गौर करिए। यहाँ पर यहाँ से दो प्रकाश चला, एक सीधे गया एक इधर से घूम के गया। देखिए इनके पथ में अंतर हुआ कि नहीं, बताइए जरा सा। इसका पथ छोटा है, इसका पथ अब रास्ता बड़ा हो गया, ये घूम के जा रहा है, इसका रास्ता बड़ा हो गया, इसका रास्ता छोटा है, तो पथांतर आ गया। और जब पथांतर आ जाए तो कलांतर भी आएगा, और कलांतर अभी आ जाए तो यहाँ व्यतिकरण होगा। ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे फ्रिंज बनते देखा गया है, ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे बनते हुए देखा जा रहा है, यानी ऐसे भी फ्रिंज बन रही है। लेकिन आप सोचते होंगे कि भाई फ्रिंज बनने के लिए तो दो स्रोत से प्रकाश आना चाहिए, हैं? तो लीजिए आपको हम बताते हैं, यहाँ भी दो स्रोत है, गौर से बल देखना बस है आपको। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ पर प्रकाश लाते हैं, ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ ऐसे गया है ना, और यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, यहाँ ही फ्रिंज बनेगा अपना, है कि नहीं। अगर दर्पण से परावर्तित होने वाले किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, दर्पण से परावर्तित होने वाले किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे काल्पनिक स्रोत की तरह दिखता है। यानी अगर यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हो करके और नीचे ताके ना ऐसे, तो लगता है कि वहाँ से लाइट आ रहा है,
और सामने देखे तो वहाँ से लाइट आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 गो स्लिट हो गया, S1 S2 2 गो स्लिट हो गया, बस यही तो काम था। तो व्यतिकरण इसमें हो रहा है, इसमें व्यतिकरण होता है, लेकिन जानते हैं क्या होता है, इसके व्यतिकरण में यहाँ का फ्रिंज नहीं बन पाता, यहाँ वाला फ्रिंज जो सेंट्रल फ्रिंज है ना, ये नहीं बन पाता है। इसी को लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं, है ना, मिरर से बन रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मूल प्रश्न पर, क्या कह रहा है वो जरा गौर से देखिएगा। लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब रहता है, बिल्कुल पता थे ना कि जो बीच में वाला फ्रिंज होता है वो गायब रहता है, यहाँ जो फ्रिंज है बीच वाला ये गायब रहता है लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट में, है ना, गायब रहता है। बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल सही है ना। फिर कहा है इनकोहेरेंट, यानी कि कला असंबद्ध स्रोतों से भी इंटरफेरेंस प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बाबू, अभी आपको हम पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे कि कला संबद्ध न रहे तो व्यतिकरण नहीं बन सकता है। आपको हम बताते हैं किस तरह से कला संबद्ध न रहे तो व्यतिकरण नहीं बनेगा। आप अपने एनसीईआरटी बुक के इस सेक्शन को एक बार देखिए कि जब ये कला असंबद्ध होते हैं ना, 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है, मतलब अलग अलग स्रोत है, स्वतंत्र दोनों अपने में है, कोई कभी भी तरंग भेज रहा है तो वो कला असंबद्ध होता है, और कला असंबद्ध होता है ना तो उनसे फ्रिंज नहीं बन पाता है। आप यहाँ पर देखिए, इसको आप पहचान रहे होंगे, ये 2 बल्ब, और यहाँ पर इससे पर्दे पर कोई फ्रिंज नहीं बनता। देखिए यदि 2 सोडियम लैंप 2 सूची छिद्रों को प्रदीप्त करते हैं, यहाँ से लाइट भेज रहे हैं, तो इनकी तीव्रताएं जुड़ जाती हैं और पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज दिखलाई नहीं देती हैं, तो इसी को कला असंबद्ध बोलते हैं। यानी कि कोण इसके ठीक से जुड़ते नहीं हैं, कोण ठीक से नहीं जुड़ेंगे, आवृत्तियाँ निश्चित नहीं रहेंगी, तो फिर कैसे फिर ये फ्रिंज बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा फ्रिंज। तो ये इसका अर्थ हुआ, सेंट्रल फ्रिंज गैप होता है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। और ये प्राप्त किया सकता है, बिल्कुल नहीं, कला असंबद्ध से नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे पर उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कंस्ट्रक्टिव यानी कि समपोषी के लिए λ/2, बिल्कुल है बाबू। आप क्या देखे थे, ये विनाशी के लिए λ/2 आया था, जो 2m+1 और λ/2 आया था ना, वो विनाशी व्यतिकरण के लिए आया था। तो विनाशी व्यतिकरण कह रहे कंस्ट्रक्टिव में आएगा, नहीं, कंस्ट्रक्टिव में पता है क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव में m λ आता है ना, लैम्डा का पूर्ण गुणज, λ/2 का पूर्ण गुणज कंस्ट्रक्टिव में नहीं डिस्ट्रक्टिव में आता है। देखिए सो अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब होता है समपोषी व्यतिकरण में ये होता है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है, ये ऐसा नहीं है। ऊपर के सभी कथन सही तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। हम लोग का यहाँ पर ये ए नंबर सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। चलिए बोलिए, व्यतिकरण की घटना कहाँ हो सकती है? सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्घ्य में, केवल अपरिगामी? तो बिल्कुल नहीं, वो तरंग है ना, तरंगों में बस आवृत्ति अगर सेम आवृत्ति का तरंग रहे तो मिलेगा, तो वहाँ व्यतिकरण हो सकता है। और ये सभी तरंगों में घटना हो सकता है ना, ये सभी तरंगों में हो सकता है, चाहे अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्घ्य, कोई भी तरंग हो। देखिए नेक्स्ट, साबुन को बुलबुला या तेल की पतली फिल्म सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है, रंगीन दिखाई पड़ता है, कैसे? तो देखिए बाबू, देखिए साबुन का बुलबुला या तेल की पतली फिल्म जो है रंगीन दिखता है, तो व्यतिकरण की वजह से। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी नंबर, व्यतिकरण के ऑप्शन से। कैसे होगा, किस तरह से दिखेगा? तो देखिए आपको हम थोड़ा सा इसका दर्शन आपको करा देते हैं इस तरीके से। देखिए साबुन का बबल्स है और कैसे रंगीन दिख रहा है ये, है कि नहीं? और आप देख सकते हैं, एक और आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह का रोड है, सड़क पे तेल गिर गया है, तो तेल किस तरह का चमक रहा है, ये देखिए तेल सड़क पे जो चमकता है, तो ये सब व्यतिकरण का वजह है। या सीडी का कैसेट जो चमकता है, सीडी का जो कैसेट होता है, देखिए तो सीडी जो होता है ना, उसका जो कैसेट होता है वो भी चमकता है इस रंगीन में, तो ये सब व्यतिकरण का वजह से ऐसा होता है, ठीक ना।
तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। पतला फिल्म जैसे कि पतला परत, साबुन का जो बुलबुला होता है ना, उसका जो दीवार होता है एकदम पतला सा लेयर से बना होता है, तो उसके रंगीन होने का कारण क्या है? तो ये भी है व्यतिकरण से जुड़ा हुआ मामला है ना। ये व्यतिकरण की घटना से ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दो तरंगे जिनके तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है ना, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये देखिए। तो एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं, हम चाहते हैं आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग करके रखें। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तीव्रताओं का अनुपात 9:1 दिया है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। देखिए कैसे बनेगा। I1 का मान दिया है कितना, चाहे I1 अनुपात I2 का मान कितना दिया है 9:1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि I1 बटा में I2 बराबर दिया है 9/1, यानी कि आपका 9 दिया है, ठीक है। तो पूछा है I मैक्स और I मीन का रेशियो, यही पूछा है। तो इसके लिए सूत्र होता है ना, रूट में देखिए गौर से समझ लीजिए सूत्र इसका, और फिर तुरंत बन जाएगा ये। I1 बटे में I2 + 1 बटे में रूट में I1 बटे में I2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसी पर बैठा दीजिए मान, रूट में कितना, ये 9 + 1 बटा में रूट में 9 - 1 का स्क्वायर। तो बोलिए रूट में 9 है ना, कितना आएगा 3 हो जाएगा, ये 3 + 1 अब बटे में ये हो जाएगा कितना 3 - 1 का स्क्वायर। तो 3 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 4, और 3 में से 1 घटा 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, यानी कि 2/1 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 कुल मिला कितना आएगा 4/1 मान सकते हैं, यानी कि 4:1 हो सकता है ये, है ना। ध्यान से आप लोग देखिए 4:1 ये हो सकता है। तो देखिए तो इसको हम लोग देखते हैं कितना ऑप्शन दिया है, 4:1 दिया है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे दिया है, ये C नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। क्या समझे ध्यान से आप लोग। 9:1 दिया था ना, तो पहले क्या किया हम यहाँ पे 9:1 लिख लिए, अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, ये भी बट्टा में हो गया। तो ये सूत्र अपना होता है, इसे मान बैठा है, अपना हल किए हैं, है ना। ध्यान से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, थोड़ा भी अगर समस्या है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ले चलते हैं हम। देखिए दो तरंगे जिनके तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, देखिए ये जस्ट पिछला क्वेश्चन पर आधारित है, इससे आप लोग बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए पिछला क्वेश्चन के जस्ट था समान। नेक्स्ट देखिए व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रिंज की चौड़ाई λ/d होता है ना, λD/d होता है, ये A नंबर हो गया। क्या समझ रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे 2 स्लिट होता है ना, 2 ऐसे बारीक छिद्र होता है, और इनके बीच के दूरी को ना D कहते हैं, और इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है, और उसी के ऊपर क्या होता है फ्रिंज बनता है। फ्रिंज मतलब प्रकाशीय धब्बे बनते हैं, है ना, ब्राइट डार्क ब्राइट फिर डार्क ब्राइट ऐसे बनते हैं एकांतर क्रम में। तो ये होता है D हो गया, ये D हो गया। इसमें जो प्रकाश प्रयुक्त होता है, समझ कैसे चला गया बना यहाँ पर, जो प्रकाश लगता है उसका तरंगदैर्घ्य देखो लेमडा बोलते हैं, ये D ये ऐसे। और जो फ्रिंज बनता है उसकी जो चौड़ाई बनती है ना उसको बीटा कहते हैं, है ना, एक का चौड़ाई को बीटा कहते हैं, है ना। ये आपको बताया इतना बढ़िया से ना, इसका भी तुरंत आगे उपयोग है, ध्यान रखिएगा इसको। तो क्या समझ गए, बीटा बराबर λD/d, यानी कि ऐसे होता है, बारीक छिद्र से प्रकाश जाता है, फ्रिंजेज बनती हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से ऐसा होता है, एक आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से बन रहा है। यहाँ से लाइट चल रहा है, एक छिद्र यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे 2 छिद्र दिया है, लाइट चल रहा है, D दूरी पर है, और ऐसे यहाँ पर फ्रिंजेज बन रहा
है कि नहीं, ये दूरी डी है। तो देखिए इस दूरी डी को घटाने बढ़ाने पर फ्रिंज पर असर पड़ेगा। देखिए ये जो डी कम कर रहे हैं तो फ्रिंज चौड़ा चौड़ा हो गया, है ना। डी बढ़ा रहे हैं तो फ्रिंज पतला हो गया। ऐसे लेमडा का मान, ये जो लेमडा जो दो तरंगों के बीच की दूरी है, इसको बढ़ाने घटने पर भी फ्रिंज पर असर पड़ रहा है। देखिए कैसा असर पड़ रहा है ना। और हम लोग अगर ये एल बढ़ाए, एल इस यहाँ कह दिया, इससे इसकी जो दूरी है इसको एल कह दिया, इसको घटाने बढ़ाने पर भी फ्रिंज पर असर पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए। आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं, बस ध्यान से एकदम देखिएगा अच्छा से आप लोग। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर अब। ध्यान से देखिए तो, व्यतिकरण केंद्रीय फ्रिंज कैसा होता है। व्यतिकरण में केंद्रीय फ्रिंज कैसा होता है। जो व्यतिकरण होता है ना, उसमें जो सेंटर पे फ्रिंज बनता है वो हमेशा दीप्त टाइप का होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर दीप्त, फिर यहाँ पर दीप्त, है ना, ऐसे होता है, ऐसे दीप्त। देखिए दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त ऐसे ही बनते जाता है। नीचे भी अदीप्त है तो अदीप्त है, फिर दीप्त है, फिर अदीप्त है। दोनों स्लिटों का जो बीच का जगह है, दोनों स्लिटों का जस्ट सेंटर, वहाँ पर ना हमेशा दीप्त फ्रिंज बनता है। कैसा फ्रिंज बनता है यहाँ पर, दीप्त बनता है। तो ये ए नंबर यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, है ना। व्यतिकरण में ना जो सेंटर पे बनता है ना, जो दोनों के मध्यवर्ती लाइन पे बनता है वो दीप्त फ्रिंज बनता है ना। जो व्यतिकरण में बनता है दीप्त, और विवर्तन में भी केंद्रीय पर दीप्त होता है ना। एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना होता है। देखिए क्या कह दिया, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, है ना। प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। अभी आपको दिखाए थे ना कि ऐसे था, है ना। और यहाँ से जो पर्दा है डी, जो पर्दा है वो और पीछे कर दिया जाए तो फ्रिंज कैसा बनेगा, ज़रा सोचिए। पीछे करिएगा ना तो इसमें फ्रिंज चौड़ा चौड़ा बनेगा। जैसे सोचिए यहाँ से अगर पर्दा सिनेमा लगाया जाए ना, तो पर्दा पास में रखें तो छोटा फोटो बनता है, पर्दा जितना पीछे करेंगे उतना बड़ा बड़ा उस पर फोटो बनता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती है। और ऐसे नहीं तो एक और उपाय है। देखिए बीटा का सूत्र होता है ना, लेमडा डी बटे में डी। तो अब देखिए ये कह रहा है कि प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि बीटा और डी में संबंध, तो बीटा और डी समानुपाती होता है। बीटा समानुपाती डी। डी क्या है, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी। प्रकाश स्रोत है, आई पर्दा है, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। तो डी बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, डी बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए एकदम स्पष्ट हम बता रहे हैं आपको, कई तरीके से आप समय दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक एक सेकंड का समय ना एकदम बढ़िया से आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाए, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए क्या कह दिया है, यंग का प्रयोग में ना यदि तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तरंगदैर्घ्य दुगनी कह रहा है। देखिए आपको हम यहाँ पर सिखाते हैं, तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दिया जाए, गौर कीजिए। देखिए ऐसे शुरू में बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी बटा में डी मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए, लेमडा दुगना। देखिए नई स्थिति में क्या किया गया, नई स्थिति में ऐसा हो गया, बीटा डैश नया फ्रिंज बनेगा, ये दुगना हो गया डी बटे में डी। लेमडा को हम 2 लेमडा कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बीटा डैश बराबर 2 इंटू लेमडा डी बटे में डी। इस 2 को यहाँ कर दिए, इसको हम इधर कर दिए, तो ऐसे हो गया बीटा डैश बराबर 2 इंटू, है ना। गौर कीजिए लेमडा डी बाई डी जो है ना, इसको तो बीटा बोलते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, नया फ्रिंज कितना होगा, तो पहले वाले फ्रिंज का दुगना हो जाएगा, पहले वाले फ्रिंज का दुगना हो जाएगा। आप इसे हल करके देखिए तो दुगना ही आएगा। नहीं तो हल करने का एक और तरीका है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा दे दीजिए। समीकरण 2 भागा, देखिए समीकरण 2 है ना, और भाग
समीकरण 1 तब भी आ सकता है, भाग दीजिएगा ना तब भी आ सकता है ना। क्या ला के दिखाएं, बीटा डैश बटे में बीटा, तो बीटा डैश कितना है 2 लेमडा डी बटे में डी बटे में बीटा का मान बोलिए ये है लेमडा डी बटे में डी। हल करिएगा तो डी से डी कट जाएगा, या उल्टा करिएगा भी तो इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा ना, तो फिर ये गुणा होगा तो 2 चल जाएगा उधर, है कि नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिए तो है ना, तंग से दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तो दुगनी हो जाएगी, हो गया ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच का अंतराल आधा, देखा कर रहा है जो स्लिट है ना S1 S2 जो था उसको कम कर दिया जाए। जरा देखिए एनिमेशन में किए हैं, वहाँ आप पीछे के देख सकते हैं, ये कम कर दिया जाए, है ना, आधा, एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर, बताइए ये जो दूरी है स्लिट व पर्दा, ये पर्दा होता है जिससे डी से दिखाते हैं पर्दा की दूरी को, ये दुगना कर दिया जाए। देख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी आधा, ये वाला आधा करना है, स्मॉल डी का मान आधा करना है ना। अब पर्दे के बीच की दूरी दुगनी, ये वाला दुगना कर देना है। करने पर क्या होगा, दूरी करने पर फ्रिंज चौड़ाई, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन, एकदम उसी तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो रोक करके जरूर एक बार ट्राई करिए। चलिए हम बनाते हैं। देखिए पुरानी स्थिति में क्या होगा, लेमडा डी बटे में डी होगा, ये 1 हो गया। नई स्थिति में बताइए, नई स्थिति में जब पर्दा को आगे पीछे कर देंगे, फिर से स्लिट का दूरी भी बदल देंगे तो नया फ्रिंज हो जाएगा। बीटा डैश बराबर कितना होगा, तो लेमडा तो वही है, डी ना दुगना करने को बोला था और छोटा डी को ना आधा, समझ रहे हैं। स्लिटों के बीच का दूरी कम कर दे रहे हैं, S1 S2 और पास हो गए, और जो ये है ना डी वो और दुगना दूर कर दिए। तो ये हल कितना आएगा बताइए, लेमडा इंटू 2D, और ये उल्टा करिएगा ना तो 2 बटे में D होगा। तो ये फाइनल कितना आएगा, बीटा डैश बराबर 2 दूनी के 4 लेमडा डी अब बटे में D। आप चाहें तो इसको भागा दे सकते हैं यहाँ से मान करके, लेकिन एक ये आसान रास्ता, बल्कि हमको तो ये लग रहा है कि आप इसको 4 गुना इतना को ना बीटा कह दीजिए, बीटा यानी कि ये पूर्व का पहले का फ्रिंज का चौड़ाई है, तो पहले के फ्रिंज से ना चौगुना चौड़ा फ्रिंज हो जाएगा, नई फ्रिंज की चौड़ाई ना चौगुना हो जाएगा। क्यों, जब पर्दा दूर करिएगा तो और बड़ा इमेज बनेगा, पर्दा दूर चला गया तो बड़ा इमेज बनेगा। और दूसरा बात, डी को आप क्या कर रहे हैं, डी को कम कर, तो डी को कम करेंगे तब बीटा बढ़ेगा, डी कम करेंगे तब बीटा बढ़ेगा। इसके कम करने से भी ये बढ़ा, अब पर्दा दूर ले गए तब भी ये बढ़ा, इसलिए इसका भी आधा इसका भी दुगना मिलके 4 गुना हो जा रहा है, ठीक ना। दोनों तरीके से फ्रिंज का चौड़ाई वहाँ पर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे 4 गुना हम लोग टिक करेंगे, तो 4 गुना यहाँ पर दिया है, 4 गुनी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है ना, डी नंबर यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। देखिए यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की दूरी तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। क्या कह रहा है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की दूरी तथा पर्दे के छिद्रों की दूरी तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी। देखिए छिद्रों की दूरी को ना हम डी से दिखाते हैं, जो S1 S2 होता है उसकी दूरी को छोटा डी से दिखाते हैं, तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी, पर्दा जो होता है वहाँ से छिद्र की दूरी से छिद्र हो गया, तो पर्दा से छिद्रों की जो दूरी होता है ये, इसको बड़ा डी कहते हैं, इन दोनों की दूरी को छोटा डी कहते हैं। कर दोनों दुगनी कर दिया जाए, दोनों, ये भी दुगना कर दें इसी भी दुगना कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई। देखिए तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए था, ट्राई कीजिए एक बार रोक करके और बताइए बन गया आपका। तो
देखिए पहले स्थिति में क्या होगा, लेमडा डी बटे में डी पहले क्या होता है। अब नई स्थिति में क्या बोल रहा है, नई स्थिति में जो बोल रहा है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए नई स्थिति में नया फ्रिंज बनेगा, तो लेमडा इसको भी दुगना कर दिया गया और जो ये है ना ये भी दुगना कर दिया गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाबू, लग रहा है कि तो ये होगा लेमडा डी बाई डी और ये बीटा डैश बराबर, ये तो यही पहले वाला बीटा है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब, अगर छिद्रों को भी दुगना दूरी पर कर दे, अब पर्दा भी और पीछे चल जाए दुगना दूरी पर, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई असर नहीं, पहले के जैसा होगा। आइए देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन दिया है ना, दोनों दुगनी कर दी जाए तो ये घट जाएगा, बढ़ जाएगा और परिवर्तित, बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर सही हो रहा है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। जरा गौर कीजिए क्या कह दिया ये, दो कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध मतलब वही आपको बताए थे, इसके कला जो है ना एक निश्चित रूप से मिल रहे हैं, कला कोण एकदम अच्छे से निश्चित रूप से मिल रहे हैं, यानी कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित तरीके के कोण मिलते हैं ना, तो दो कला संबद्ध कहलाते हैं, या आवृत्ति सेम हो तभी कला संबद्ध बोलते हैं। स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई देखिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, लेमडा डी बटे में डी होता है कला संबद्ध स्रोतों से। तो कह रहा है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, हाँ फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, फ्रिंज का चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, बिल्कुल ये तो लगता है यही सही हो जाएगा क्या, ये तो सही हो रहा है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल ये गलत बात, क्योंकि ये नीचे नहीं है, ये जस्ट ऊपर ऊपर दोनों है, तो समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल गलत कह दिया। तरंगदैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती, ऐसा भी नहीं है। और फिर कह दिया तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल ये सब नहीं है, यहाँ पर ए नंबर सही हो रहा है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं। बताइए कला संबद्ध यानी कि अंग्रेजी में वो क्वेश्चन दिया था, वो कला संबद्ध मतलब कोहेरेंट सोर्स होता है ना, और कोहेरेंट सोर्स बोला था। अब कला असंबद्ध रहता है, इनकोहेरेंट बोला था ना, जो कि ऊपर में आया था। देखिए एक वर्णी प्रकाश दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होता है, कला संबद्ध, कला माने कोण, तो कलाएं समान हो। देखिए यहाँ पे कला संबद्ध, कलाएं समान हो तो कला संबद्ध, और कलाएं असमान हो तो कला असंबद्ध हो जाता है ना। तो ये इस तरह से हो रहा है ना। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी, बताइए कला संबद्ध होने का और क्या मेथड है, कला संबद्ध में कोण सेम होना चाहिए, नहीं तो दूसरा आवृत्ति सेम होता है तभी होता है। ऐसे व्यतिकरण की परिभाषा में आपको हम लिखवाए हैं कि समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें मिल करके व्यतिकरण करती हैं, तो समान आवृत्ति कह दिए तभी वो कला संबद्ध कोई बोध कर रहा है। यानी कला संबद्ध का बोध कौन कौन करता है, बताइए कला समान ये भी करता है, तरंगदैर्घ्य समान ये भी करता है, आवृत्ति समान ये भी करता है। देखिए तरंगदैर्घ्य समान कहे तब भी होगा, व्यतिकरण होने के लिए ना तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए और तभी होगा, यानी कि कला संबद्ध रहेगा तभी होगा। तो तरंगदैर्घ्य भी सेम होना चाहिए। क्या ये तरंग और ये तरंग व्यतिकरण कर सकता है, देखिए तो सब समान तरंगदैर्घ्य का है, करेगा। लेकिन कहा जाए कि ये तरंग है और एक ये तरंग है, खिंची खिंची से ऐसे, ये कैसे एक दूसरे की तरंग को काटेगा, तो इसका कला, इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य बिल्कुल असमान है। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य समान हो तब भी कला संबद्ध, ये कला संबद्ध कहे जाते हैं और इसको कला असंबद्ध कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनमें सभी कर देते हैं ना। चलिए बिल्कुल इनमें सभी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग अच्छा से, इनमें सभी होगा। चलिए हो गया। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको एकदम इसमें प्योर नॉलेज मिल रहा है बढ़िया से, कोई इसमें अतिरिक्त बातचीत नहीं हम नहीं रख रहे हैं। तो आप लोग एक बार नहीं देख पा रहे हैं तो इससे
थोड़ा सा पोर्शन बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बढ़िया से सीखिए। आपका हम एक एक सेकंड का ध्यान रख रहे हैं कि हर सेकंड में आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाएं। देखिए, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति है ना क्या होता है, निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। एकदम बढ़िया से अनुप्रस्थ कहाँ पर मिलता है बताइए, वह है बताइए कहाँ पर खूब बढ़िया से प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने का दावा मिलता है, अनुप्रस्थ होने का। तो बाबू यहाँ पर सबसे बेस्ट कहे ना, अगर ऐसे तो सबसे मिलता है ना, लेकिन सबसे बेस्ट देखा जाए तो ध्रुवण इसका काम करता है। ध्रुवण समझते हैं, ऐसे होता है, इसमें एक पोलराइड होता है ना। इसमें से जब प्रकाश पार ऐसे जाता है, प्रकाश में दो तरंग होता है, एक ऊपर नीचे कंपन होता है ना, ऐसे बुक में चित्र बनाया है, और एक ऐसे डॉट बनाते हैं जो इधर उधर जाता है ना। तो ये जब जाता है इसमें से, तो ये तीर से के सब पार हो जाता है, ऐसे ऐसे है ना, और सब के सब डॉट इसमें फंस जाता है, क्योंकि डॉट का कंपन ऐसे हो रहा है। जरा सोचिए, हम इसमें हाथ और घुसड़ देना हो, हाथ इसमें इधर से इधर करना हो तो कैसे होगा, हाथ ऐसे करेंगे तो ये इसमें से जा सकता है, लेकिन इधर ऐसे हाथ करेंगे तो इसमें फंस जाएगा, क्योंकि इस तरह से ना इसका जगह है, क्या समझ रहे हैं, इसमें ऐसे जगह दिया है, तो इस तरह का कंपन इसमें से पार कर जाएगा, लेकिन ऐसे वाला कंपन ना इसमें से क्रॉस नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि प्रकाश ऐसे चलता है, यानी कि ये तो अनुप्रस्थ तरंग हुआ, ऐसे चलना मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग हुआ। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बेस्ट ये सिद्ध कर रहा है, ये ध्रुवण वाला घटना में माना जाता है, और ध्रुवित को ध्रुवित करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण से ना प्रकाश का अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश पतला है, एक तल में कंपन करता है, ये बात सिद्ध करने के लिए ध्रुवण अच्छा है ना। ऐसे तो प्रकाश तरंग है, इसका व्यतिकरण विवर्तन भी करते हैं, लेकिन ध्रुवण थोड़ा और स्पष्टीकरण कर देता है इसका, है ना। अगर प्रकाश सोचिए, अगर प्रकाश कण होता तो उसको मतलब नहीं होता, वो कैसे भी क्रॉस कर जाता है, ऐसे रहे चाहे इस तरह से रहे, बस छेद उसमें मतलब इसमें जगह होना चाहिए था, है कि नहीं। प्रकाश किसी ओर से चल जाएगा और कण होता तो, लेकिन तरंग है तभी तो तरंग इसमें फंस जाता है कभी कभी। देखिए, हम बढ़िया सब वो क्लासरूम में बताए हैं फ्रेश तरीके से, प्रैक्टिकल के साथ, आप लोग अगर यहाँ पढ़े होंगे तो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, जरा गौर कीजिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। देखिए, अभी हम बताए थे चित्र ऐसा, तो इसमें इधर से डबल तरंग चला था, इधर से सिंगल तरंग बचा, तो इसमें कितने कंपन होते हैं। तो समतल ध्रुवित जब है तो इसमें सिर्फ एक कंपन रहता है, एक ही दिशा में कंपन रहता है ना। जो ये वाला कंपन होता है ना, वो इसमें फंस जाता है, जो ऊपर नीचे वाला कंपन है ना, वो इसमें से क्रॉस करता है। तो देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं कैसे, तो सभी दिशाओं में समान नहीं, केवल एक दिशा में, परस्पर लंबवत दिशा में नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सही है, केवल एक दिशा में, मतलब ऊपर नीचे में है तो केवल ऊपर नीचे में है, या ऐसे कंपन है तो सिर्फ इस तरह के हैं। क्या, अगर आप ये पाठ बढ़िया से ढंग से पढ़े होंगे ना, और उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, तब ये और आपको स्पष्ट समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, गौर कीजिएगा। देखिए, जब प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है तथा पोलराइड को घुमाया जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है, तो आपतित प्रकाश है। जरा गौर करिए, प्रकाश को ना क्या कह रहा है, प्रकाश को पोलराइड से गुजारते हैं तथा पोलराइड को घुमाया जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। बताइए आपतित प्रकाश कैसा है। तो अब जरा गौर से समझिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ ध्यान समझिए। अगर ये पोलराइड है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश तरंग आ रहा है, और प्रकाश तरंग आ रहा है ना, तो आप जानते हैं किसमें को तरंग है। जनरल रूप से देखा जाए तो इसमें अगर मान लीजिए दो तरंग है, तो इसमें से एक तरंग पास करेगा, एक तरंग फंसेगा। अगर हम इसको घुमा दें, पोलराइड को इसको ऐसे घुमा दें ऐसे, तब क्या होता है कि अब की बार ये तीर फंस जाएगा इसमें, ये तीर जो है ना इसमें नहीं पास कर पाएगा। लेकिन जो डॉट है जो ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ये इसमें से क्रॉस होकर निकल जाएगा, डॉट इसमें से निकल जाएगा।
यानी कि अभी प्रकाश आ रहा है। और जब ये ऐसे था तभी इसमें से प्रकाश जा पा रहा है, इस तरह से है ना। तो अभी कौन प्रकाश जा पाएगा बताइए, अभी कौन प्रकाश जा पाएगा? इसमें ऐसे वाला कंपन, इसमें से ऐसे वाला कंपन पार हो जाएगा, अब की बार इसमें से तीर पार हो जाएगा, यानी कि प्रकाश आ रहा है। देखिए है ना, डॉट फंस रहा है, यानी घुमाने पर ना इधर का प्रकाश हमेशा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन करने के घुमाने पर क्या हो रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। देखिए यहाँ पर एक और बात आपको समझाते हैं। अगर एक और पोलराइड आप लगाते हैं ना, यहाँ पर एक और पोलराइड, तो इसमें से अगर ऊपर नीचे का है तो ये तो पार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको घुमा दें, पोलराइड ऐसे कर दें इस तरह का, तो ये ऊपर नीचे वाला कंपन उसमें से पार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इधर अंधेरा हो जाएगा। देखिए पोलराइड को ऐसे घुमाएंगे, देखिए आप गौर करिए, पोलराइड को हम ऐसे, चलो घुमाओ, ऐसे घुमाएंगे तो उधर प्रकाश हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। और पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश हो जाए, अंधेरा हो जाए, या प्रकाश का चमक बदल जा रहा है, तो समझिए कि ये प्रकाश समतल ध्रुवित है। कैसा प्रकाश है? समतल ध्रुवित। समतल ध्रुवित प्रकाश रहता है ना, समतल ध्रुवित, तो उसको पोलराइड से गुजरते हैं ना और उसको घुमाते हैं तो उधर के तीव्रता में कमी वृद्धि होता है। लेकिन अगर अध्रुवित प्रकाश रहे, गौर करिए हम पूरा आपको स्पष्ट बता रहे हैं, अगर अध्रुवित प्रकाश रहे, ये तो ध्रुवित प्रकाश है समतल ध्रुवित, और ये अध्रुवित प्रकाश दोनों है। अध्रुवित प्रकाश को गौर समझिएगा, अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजरते हैं और पोलराइड को घुमाते हैं तो इधर चमक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लाइट उसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, अंधेरा की बात तो नहीं आ रहा है। तो समझिए कि अगर इसको घुमाने पर लाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो समझिए कि प्रवेश करना लाइट जो है ना वो अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। अगर चेंज आ जाए ना घुमाने पर, तो समझिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? हम स्पष्ट आपको बताए हैं, है ना, आप ध्यान से समझिएगा, है ना, प्रयोग करके आपको हम दिखाए हैं क्लासरूम स्तर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और यहाँ भी आपको स्पष्ट हम समझा रहे हैं, है ना। पूरा पाठ अगर पढ़ के तब देखिएगा तभी आपको अच्छा समझ आएगा, अगर बढ़िया से आपको पढ़ाया गया होगा तो। चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इसमें पहले टिक कर लेते हैं। देखिए जब प्रकाश को पोलराइड से गुजरा जाता है तथा पोलराइड को घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। आपतित प्रकाश कैसा है? तो भाई यहाँ पर स्पष्ट है कि अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित। अध्रुवित रहेगा ना तो पोलराइड घुमाने पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। अगर ध्रुवित प्रकाश रहेगा ना तो पोलराइड घुमाने पर ना उधर कभी अंधेरा हो जाएगा, कभी प्रकाश हो जाएगा। अभी आपको सिखाए हैं, है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग को कौन पुष्टि करता है? तो हम यहाँ पे ध्रुवण को ही टिक करेंगे, ध्रुवण करता है ना। ऐसे तो सब करते हैं, व्यतिकरण से नहीं होता है। व्यतिकरण तभी होता है जब प्रकाश तरंग हो, सब होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अगर ज़्यादा देखा जाए तो ध्रुवण को माना जाता है, ध्रुवण में स्पष्ट हो जाता है ना। जो भी बताए थे ना, ऐसे खींच करके गोल शीशा उसमें लाइनिंग खींचे थे, वो ध्रुवण से संबंधित मैटर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित, यहाँ परावर्तित कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर चलिए, यदि परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हो, है ना, यदि परावर्तित किरण, यहाँ छूटा है कुछ, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, और कौन सा? अपवर्तित और अपवर्तित किरण लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। जरा गौर करिए मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। आप लोग अगर ये पढ़े होंगे ना तो आप लोग को एकदम ध्यान आ जाएगा, है ना, कि ऐसे सोचिए प्रकाश किरण जब क्या करता है। देखिए तो क्या लिखा है, एक कांच के शीशा पर आ रहा है, 60 डिग्री कोण पर आ रहा है और आपतित हो रहा है। परावर्तित अपवर्तित लंब है। देखिए ऐसे कह रहा है, ये कांच का मान लीजिए सतह हो गया, ठीक है, और इस पर प्रकाश का किरण कोई ऐसे आ रहा है ना।
और यहाँ से परावर्तित प्रकाश हो गया। कुछ प्रकाश अपवर्तित हुआ, ऐसे अपवर्तित हुआ, लेकिन ये परावर्तित है ना, और अपवर्तित, ये वाला अपवर्तित, ये दोनों आपस में कैसा है, ये दोनों आपस में लंब है, 90 डिग्री पर है ना, 90 डिग्री पर है। और यहाँ प्रकाश का आपतन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये सारा लक्षण ना ध्रुवण को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा घटना सिर्फ कब होता है, ध्रुवण के समय। उस समय ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, तो इसको उस समय आईपी बोला जाता है, आईपी। और इसका सघन माध्यम का जो उस समय का अपवर्तनांक निकला जाता है, तो एन का सूत्र होता है एन बराबर tan IP, tan IP, है ना। याद रखिए, जब लंब बोल देना कि परावर्तित अपवर्तित लंब है, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अब ध्रुवण का बात आ गया। तो ये हो जाता है tan, IP का मान कितना अभी बताएं, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 का मान √3, यानी इसका अपवर्तनांक जो है ना वो √3 अपवर्तनांक का एक कांच है, ठीक है। √3 अपवर्तनांक देखिए, IP बराबर 60 डिग्री है, यहाँ पर रखे हैं tan IP का मान 60 डिग्री, तो √3 आएगा। √3 देखिए यहाँ पे ऐसे चला गया है पेन, ये √3 लिखना है। चलिए इस तरह से तो ध्रुवण का लक्षण आप समझ गए, 90 डिग्री पर होता है, कौन कौन, परावर्तित और अपवर्तित। तो अपवर्तनांक किसका √3 आता है, देखिए तो गौर करिए, √3 यानी कि यहाँ पर बी नंबर सही है। ये चारों ऑप्शन आंसर में नहीं, हाँ यहाँ भी नहीं है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो प्रकाश की किरण √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है ना, ध्रुवण कोण पर प्रकाश है ना। तो क्या पूछा है, अपवर्तन कोण होगा। देखिए बाबू, ये अपवर्तन कोण पूछा है, तो चलिए देखिए आपको स्पष्ट कर देते हैं, है ना। प्रकाश की किरण √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर आया है और ध्रुवण कोण पर आया है। चलिए √3 अपवर्तनांक है और ध्रुवण कोण पर आया है, तो क्या पूछा है, अपवर्तन कोण होगा। देखो बाबू आपको स्पष्ट हम समझा देते हैं, अपवर्तन कोण होगा, जरा बताइए। ऐसे हो गया, ये √3 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम है, प्रकाश आया और ध्रुवण कोण पर आया है। ध्रुवण कोण का मतलब ना कि यहाँ पर IP एंगल बनाया है वो, IP। तो जितना IP इधर बनाएगा, है ना, ये समतल ध्रुवित रहता है ना, उतना ही इधर भी एंगल बनता है। और इससे 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित प्रकाश रहता है ऐसे, और इसी कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। सवाल में ना R का मान निकालना है, N का मान दिया है √3, R का मान यहाँ पर क्या करना है, पूछा है। तो बताइए, N का मान √3 दिया, तो IP निकाल सकते हैं। IP बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, IP बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग ऐसे सूत्र देखे होंगे, ऐसे tan IP बराबर N होता है। तो IP बराबर कितना होगा, tan इनवर्स N, तो √3 रखिएगा, तो tan इनवर्स √3 होगा। गौर कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा tan इनवर्स √3, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि ये वाला कोण √3 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री। IP का मान आ गया 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। याद रखिए, परावर्तित किरण है, परावर्तित, तो परावर्तन का नियम लगा है ना, I बराबर R, यानी ये बराबर होता है, 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री है, तो बिल्कुल 90 डिग्री है। तो ये कोण अब निकाला जा सकता है, कैसे बताइए। तो देखिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक सीधा रेखा है, अभिलंब एक सीधा रेखा होता है। अभिलंब के इस साइड में देखिए क्या है, इस साइड में एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 60 डिग्री, 90 डिग्री, R, यानी कि 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस R, तीनों मिलके 180 डिग्री। सरल रेखा पर 180 डिग्री होता है। देखिए सीधा रेखा पर ये मिला करके टोटल 180 डिग्री, जिसमें तीन हिस्से हैं, एक है 60, एक है 90, एक है R। तो R का हिस्सा कितना पड़ेगा, तो R का हिस्सा कितना पड़ेगा बता दीजिए। 180 डिग्री में से घट जाएगा, ये जुड़ के उधर चल जाएगा, 9 6 15, उधर जाएगा 150 डिग्री चल जाएगा।
तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा आंसर इसका। समझ रहे हैं, ये आर का मान कितना आएगा, 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री आपका मूल आंसर हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया है ना। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बूस्टर का नियम, अब जो बूस्टर का नियम लिख रहे थे ना हम लोग यहाँ वाला, n बराबर 10 IP, यही बूस्टर का नियम है, इसी को तो बोलते हैं बूस्टर का नियम। तो बूस्टर का नियम 10 IP C नंबर, ये घटना बूस्टर ने खोजा था। ठीक ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। ये किसने कहा था भाई, कह रहा है कि ध्रुवण कोण जो होता है IP का स्पर्शज्या, मतलब इसका जो tan वैल्यू होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये किसने कहा था, तो इसको तो ब्रूस्टर ने कहा था, ये है ना। कूलम का नियम आप खुद जानते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा, ये होगा। मेलस का नियम भी ध्रुवण से संबंधित है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। ब्रैग का नियम भी आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आता है ये, है ना। यहाँ पर बूस्टर का नियम द्वारा ये हुआ है। चलिए हो गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी को प्रयुक्त, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी को प्रयुक्त किया जा सकता है। हाँ, किसी को नहीं, किसको प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस ठीक करना पड़ेगा, किसको, है ना। इसमें से किसको ध्रुवित प्रकाश के लिए उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में क्या क्या दिया ऑप्शन देखिए तो बाबू, फ्लिंट कांच का प्रिज्म, नहीं प्रिज्म से तो अच्छा, NaCl प्रिज्म, बाई प्रिज्म, हाँ बाई प्रिज्म से व्यतिकरण आ सकता है। हाँ, निकोल प्रिज्म, निकोल यहाँ होता है, गौर कीजिए, निकोल प्रिज्म, हाँ इससे होता है ना। निकोल प्रिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, उसमें ऐसा 2 प्रिज्म का सेट लगाया जाता है, ऐसे 2 प्रिज्मों का सेट लगाया जाता है ऐसे। इधर से लाइट जब एंट्री करता है ना, देखिए ध्यान से क्या होता है इसमें, इधर से लाइट एंट्री करता है ना, तो इसमें दोनों वेव होता है, ये भी होता है और इसमें डॉट भी होता है। लेकिन जब ये यहाँ पर जाता है ना, तो ऐसे एक वेव ना ऐसे मतलब कि परावर्तित करके दूसरे साइड में भेज दिया जाता है, और इधर से सिर्फ एक वेव निकल के जाता है ना। सिर्फ इधर ना एक ही तरंग जाता है, एक ही कोई वेव इधर मतलब कि ऐसे जा पाता है। तो ये समतल ध्रुवित होता है, और कुछ प्रकाश ना इधर छांट करके भेज देते हैं लोग ऐसे। देखिए ये हम लोग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक से, गौर की, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक से क्या हो रहा है, किनारे से या तीखे या नुकीले कोर से मुड़ती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत नुकीला कोर है ना, अब प्रकाश यहाँ आया और नुकीला कोर से इसे मुड़ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पूछ दिया है। तो यह क्रिया कहलाती है, तो यह क्रिया ना विवर्तन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, विवर्तन। जब प्रकाश नुकीले कोर से मुड़ता है ना, तो ये विवर्तन, आप लोग को स्पष्ट लिख पाए हैं, ठीक ना, एकदम स्पष्ट बता करके। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, फ्रेनेल के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोधक से, देखिए फ्रेनेल के विवर्तन में पूछ दिया ना, फ्रेनेल के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोधक से, देखिए आप मान लीजिए ऐसे अवरोधक हो गया, ऐसे है ना, ये अवरोधक है, यहाँ से प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश स्रोत है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर्दा होता है, इसमें यहाँ पर पर्दा होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकाश हल्का सा सीधे से मुड़ जाता है ना, तो कह रहे क्या, फ्रेनेल के विवर्तन में प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत है, स्रोत अवरोधक से, इससे हाँ, तो सीमित दूरी पर, ये दूरी ना कम रहता है, फ्रेनेल वाले में ये दूरी कम रहता है, और फ्राउनहोफर वाले में ना इससे ना प्रकाश मैंने अवरोधक से प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर मानते हैं, अब फ्रेनेल में सीमित दूरी पर होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक ना, सीमित दूरी पर होता है। क्या स्पष्ट है एकदम, ऐसे आप लोग ध्यान से बस देखिए। और लास्ट अब हो रहा है, देखिए तो, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के
क्या के समान होती है, के असमान, क्या चीज़ इसमें टिक करना है। तो देखिए बाबू, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई कितना होता है? विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई ने व्यतिकरण के और व्यतिकरण से असमान। देखा, इसमें बीच वाला चौड़ा बनता है, फिर किनारा छोटा छोटा बनते रहता है, ऐसे है ना, ऐसे होता है। बीच वाला इसमें चौड़ा बनता है, ये पतला हो जाता है, ये और पतला, ऐसे। जबकि विवर्तन में, जबकि व्यतिकरण में सब समान चौड़ाई का बनता है, व्यतिकरण में सब समान बनता है, बाकी विवर्तन में असमान। देखिए क्या होता है, के समान होती है, के समान नहीं होती है, के जैसी होती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या था, कोई नहीं ना। अरे ना के समान नहीं होती है, तो यहाँ पर ये बी नंबर सही है। विवर्तन, ये क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन के फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ समान नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें हो रहा है सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के विभेदन सीमा होती है। आँख और स्वस्थ है ना, तो विभेदन सीमा जो होती है ना, वो 1 मिनट होती है। 1 मिनट को ना इसे ऊपर में है ना, एक लाइन से दिखाते हैं। 1 मिनट एक कोण होता है, कोण यानी कि आप न बहुत दूर की वस्तु को देख सकते हैं, यहीं से आप देख सकते हैं, ये आपका आँख है। कब तक? जब ये वस्तु न आपकी आँख पर न 1 मिनट का कोण बनाए, ये वस्तु अपने आकार के द्वारा, अपने सिर और पैर द्वारा, है ना, मैंने अपने आकार द्वारा 1 मिनट का कोण बनाए ना, तब तक हम उसको देख लेंगे, है ना। या दो वस्तुओं के बीच का जो गैप है, अगर 1 मिनट का कोण हमारे आँख पर बने तो हम उनको अलग अलग महसूस कर सकते हैं, है ना। वस्तुओं को अलग अलग महसूस करना ही एक विभेदन क्षमता होता है। अब वस्तुओं के जो अलग अलग महसूस करते हैं ना, तो वस्तुएं जितना पास पास होता है उनको विभेदन सीमा बोलते हैं, है ना। तो विभेदन सीमा यानी कि अधिकतम निकट वस्तु रख देते हैं, कितना निकट तक हमारा आँख सेंस कर रहा है, वही सीमा होता है, ठीक ना। तो ये 1 मिनट जब तक कोण बनाता है तब तक, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु है और यहाँ एक वस्तु है, और दोनों के बीच का गैप हमारे आँख पर कितना कोण बना रहा है, 1 मिनट, तब तक हम उससे देख सकते हैं। अगर इससे ही कम हो गया कोण, तो अब हम उससे अलग अलग नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। यहाँ कह दिया ना मिनट में, तो मिनट में तो हम कितना कहेंगे, 1 मिनट होता है। मिनट में ये 1/60 मिनट है, नहीं, ये सब समझिए कि मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसी को टिक मारेंगे, 1 मिनट। पिछला क्वेश्चन होता है ना, उसी के जैसा ये वाला क्वेश्चन अपना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दूरदर्शी की अभिदृश्य का व्यास इतना मीटर है तथा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी विभेदन क्षमता होगी। देखिए इसको क्या पूछ दिया, विभेदन क्षमता पूछ दिया हम लोगों से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या दिया है, व्यास दिया है अभिदृश्य का, व्यास कितना दिया है 0.1 मीटर, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसकी विभेदन क्षमता होगी। तो लीजिए बाबू, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, है ना। जो दूरदर्शी होता है, तो दूरदर्शी का विभेदन क्षमता का सूत्र होता है, कितना होता है विभेदन क्षमता, जो होता है रिजोल्यूशन पावर का सूत्र, वो होता है कितना, D/में। देखिए तो इसमें विभेदन क्षमता पूछा है कि विभेदन सीमा पूछा है, शायद विभेदन क्षमता होगी। देखिए यहाँ पर ना विभेदन सीमा ये होना चाहिए, विभेदन सीमा, है ना। तो देखिए हम इसको निकालते हैं, कैसे निकलता है ये विभेदन सीमा, ये क्वेश्चन में था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, देखिए विभेदन सीमा का सूत्र ना विभेदन क्षमता के सूत्र का उल्टा होता है। इसमें 1.22 लेमडा अब बटा में डी होता है, रिजोल्यूशन लिमिट बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर रिजोल्यूशन क्षमता बोलता है तो ये उल्टा होता है, डी बटे में 1.22 लेमडा। तो देखिए 1.22 लेमडा का मान कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मान होता है ना, हो एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। अब बटे में कितना, डी का मान कितना है
डी का मान कितना है बोलिए। तो ये 0.1 था का, तो देखिए ध्यान से उसमें, है ना, यही था। तो बस इसी को हल कर लेना है, कितना आ जाएगा है। देखिए 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12 एक 13 कर देते हैं, और 6 कम 6 7 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ 10 के पावर 3 बच रहा है, 6000 में 1000 अलग कर लेते हैं, ये 10 के पावर -10 इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए एक बच गया, एक अब बटे में 10 करेंगे तो गुणे में 10 आ जाता है, जो नीचे में दशमलव हटाएंगे ना इसका, ऊपर में 10 आ जाता है। तो फाइनल ये कितना आ जाएगा देखिए, तो 7.32, और 10 3 - 10 कितना हो गया, 10 के पावर -7 गुणे कितना 10 के पावर 1, है ना। तो कितना आएगा 7.32 गुणे 10 के पावर -7 और 1 कर दीजिएगा, तो -7 + 1, तो ये हो जाता है आपका कितना 7.32 गुणे 10 के पावर ये -6, ऐसा ये हो जाएगा। देखिए इस तरह का, अगर देखिए आपको हम दोनों सिखा दे रहे हैं, और ये पूछता है, क्या पूछता है, रेजोल्यूशन लिमिट पूछता है ना, विभेदन सीमा पूछता है, तो ऐसे बनेगा और ये सीधा रहेगा। अगर उल्टा पूछता है तो ये वाला उल्टा करके बनाएंगे, डी बटा में कितना 1.22 लेमडा। तो दोनों तरीका आपको हम सिखा दिए हैं, है ना, क्लासरूम में वो बताए थे, इसलिए इस पर हम इसको बता दे रहे हैं ताकि आप दोनों तरीका से इसको जान जाइए, है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, देखिए तो ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है ना, इसमें एक ऑप्शन 7.22 करके रहता है ना। क्वेश्चन हम देखे थे, लेकिन टाइपिंग वाले मिस्टेक किए हैं थोड़ा सा, या फिर किसी तरह से मिस्टेक हुआ है, या हम ही लिख कर गलत दिए होंगे, हो सकता है मे भी, है ना। या फिर अगर वैसे बनाएंगे और क्षमता निकालेंगे तो मे भी आ जाए। तो एक बार बना के टेस्ट कीजिएगा, आपको हम दोनों तरीका का सूत्र बताए हैं, है ना। ये अगर लाना हो, है ना, तो एक ऐसे बना सकते हैं, अगर वाकई में क्षमता ही निकालना हो तो ऐसे निकाल लीजिएगा। कैसे होता है, डी बटा में 1.22 लेमडा, है ना, ये हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, और अच्छे से अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बढ़िया से नेक्स्ट तरीके से हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आगे बढ़िए आप लोग।